नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास में मिस हो गया था उसको, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे समानुपात का कॉन्सेप्ट क्या है और उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 490 रुपये को राम और सीता में 3:4 में बांटना था। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका बहुत सिंपल है, जैसे सपोज अब यहाँ पे राम और सीता का अनुपात आपको दिया है, तो राम और सीता का अगर हम अनुपात देखें, वो क्या दिया गया है? 3:4 दिया गया है। और 490 रुपये को डिवाइड करना है 3 और 4 में। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें कि राम और सीता का जो हिस्सा है, जो पार्ट है राम और सीता का, वो कुल कितना है? तो राम और सीता का जो टोटल हिस्सा है वो कितना हो जाता है? तो अगर हम उसको लिखें कि जो कुल हिस्सा है, कुल हिस्सा कितना हो जाता है, तो आप जोड़ दोगे 3 + 4 बराबर 7। तो हमने देखा कि राम और सीता का जो टोटल हिस्सा था अनुपात में वो कितना है, वो जोड़ के 7 बना 7। और 7 में से 3 राम का है, 7 में से 4 सीता का है। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि 490 रुपये को डिवाइड करना है कितने में? इन दो पार्ट्स में। तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राम का जो भी पार्ट था उसको डिस्कस करते हैं। तो राम का पार्ट कितना था? 3 था। 3 ऊपर रखेंगे आप। उसके बाद टोटल कितना था, दोनों को मिला के 7 वो नीचे रखेंगे। और आपको वो निकालना किससे है? 490 से निकालना है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 7 7 जा कितना होता है? 49 होता है, यानी 7 7 49 होता है। और 0 तो 70 हो गया। और 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 210 आएगा। तो 7 या 21 होता है, और 0 तो कितना आया? 210 आया। अब आप अगर चाहें तो आप सीता का हिस्सा निकाल लें, या फिर आपके पास में एक पार्ट निकल के आ गया है, आप इसको माइनस कर देंगे अगर इसमें से, तब भी जो सीता का हिस्सा निकल आएगा। जैसे सपोज करके जरा हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कुल कितना है, तो है 490 माइनस अगर आप करेंगे 210 तो कितना आएगा? 0, 9 में से गया 8, 4 में 2 गया 2। तो 280 जो है वो किसका हिस्सा है? वो सीता का हिस्सा है। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में हमने क्या किया है, 490 को 3 और 4 अनुपात में बांट दिया है। जो 3 वाला पार्ट है वो कितना आया है? 210 आया है। और जो 4 वाला पार्ट है वो कितना आया है? 280 आया है। अगर आप 280 को और 210 को जोड़ेंगे तो 490 मिलेगा। या अगर आप चाहें तो आप सीता का भी निकाल सकते हैं। जैसे सीता का कितना है? सीता का हमको निकालना है, तो सीता का 4 रेशियो था, यानी 4 हिस्सा था। और कुल कितना है? 7 है, इंटू 490। तो 7 7 49 और 7 चौक 28, 280। तो वही आया यहाँ। या तो आप क्या करें, एक निकाल लें और उसके बाद टोटल में से उसको माइनस कर दें तो दूसरा हिस्सा निकल आएगा। या तो आप इस तरीके से दोनों निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, उसको भी सीख लेते हैं। तो इसमें राम का अनुपात क्या दिया गया है? 3। और सीता का अनुपात क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। हमें सिर्फ करना क्या है, हम इसमें सिर्फ x मान लेंगे। हम इसको 3x मान लेते हैं, यहाँ पे ये 4x हो जाएगा। और 3x + 4x बराबर 490। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 3x और 4x कितना आएगा? 7x आएगा। बराबर क्या है? 490। आपको x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो मल्टीप्लाई में है, वो गुणे में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 490/7। 7 से इसको आप काटेंगे, 7 7 49 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो x का मान कितना आया? 70 आया। x का मान 70 आया।
और आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था कि राम का और सीता का जो हिस्सा है वो क्या होगा, यानी 490 रुपये को राम और सीता में आपको इतने पार्ट्स में डिवाइड करना था, बांटना था। तो आपको पता चल गया है कि जो x है वो 70 के बराबर है। x अगर 70 के बराबर है तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि राम और सीता का कितना कितना पार्ट होगा। देखिए 3 है तो सबसे पहले राम की हम बात करते हैं। 3 इंटू में क्या है x है, और हमको मालूम हो गया x का मान कितना है 70 है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 70 को रख देंगे, कितना आएगा 7 या 21 210। तो 210 जो रुपए हैं वो किसके हैं, वो हैं राम के। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सीता की बात करेंगे। तो हमने देखा था कि सीता का कितना है 4x है। 4x का मतलब 4 इंटू एक्स है और x का मान 70 है। तो आप क्या करेंगे, x के स्थान पर आप 70 को रख देंगे, कितना आएगा 7 चौक 28 280 रुपये। तो 280 रुपये किसके हैं, सीता के, और 210 रुपये किसके हैं, राम के। तो इस तरीके से भी आप x मान करके इनको सॉल्व कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को। अनुपात के बाद अब हम बात करेंगे समानुपात के बारे में और जानेंगे कि समानुपात का कॉन्सेप्ट क्या है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात मतलब सम धन अनुपात। समानुपात का मतलब क्या होगा कि जब दो अनुपात क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, तो हम उसको समानुपात कहते हैं। और समानुपात का जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि समानुपात का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, वो क्या होता है, वो इस तरीके से हम 4 डॉट्स को बनाते हैं। ये सिंबल किसका है, समानुपात का है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये सिंबल जो है कैसा है, ये है अनुपात का सिंबल। और अगर यहाँ पे हम 2 डॉट्स को और बना दें तो ये समानुपात हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या हम इसको बराबर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर का मतलब भी क्या होगा कि 2 अनुपात इक्वल है, समान है, तो इस तरीके से हम बराबर का चिन्ह भी वहाँ पे लिख सकते हैं या हम उन 4 डॉट्स को बना सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, जब 2 अनुपात एक समान होंगे तो उनसे समानुपात बनता है, बहुत कॉमन सी बात है। पॉइंट नंबर 2 में समानुपात में बाह्य पद एवं मध्य पद होते हैं। इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए मान लेते हैं कि 1:2 और ये बराबर हैं किसके, 4:8 के। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि ये कैसे काम करते हैं और किस तरीके से इनके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1:2 और 4:8 ये समानुपात में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि बाह्य पद एवं मध्य पद होते हैं। इसका मतलब जो 1 है और जो 8 है ये क्या है, 1 और जो 8 है इसको हम बोलते हैं बाह्य पद, ये बाह्य पद कहलाते हैं। और जो अंदर बचे हुए हैं 2 और 4 इनको हम बोलते हैं मध्य पद, ये मध्य पद कहलाते हैं। ठीक है, तो समानुपात में बाह्य पद और मध्य पद होते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो पहले और चौथे पद को हम चरम पद कहते हैं तथा दूसरे और तीसरे पद को हम मध्य पद कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हम इसको यहाँ पे नंबरिंग कर दें, ठीक है, जैसे सपोज 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2, ये 3 4, तो हमने क्या देखा, पहले और चौथे, इसमें ये जो 8वां है ये कौन सा पद है, चौथा है। तो 1 और पहला और चौथा क्या है, चरम पद कहलाता है, इनको हम बाह्य पद कहते हैं। और जो दूसरा और चौथा, दूसरा और तीसरे पद को, दूसरे और तीसरे पद को हम क्या कहते हैं, क्योंकि चौथा पद तो बिल्कुल लास्ट में हो जाएगा, तो दूसरा और तीसरा जो पद है इसे हम क्या कहेंगे, मध्य पद कहते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। जो चौथा वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल
मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए क्या बोला गया है, बाह्य पदों का गुणनफल, इसका मतलब 1 और 8 इनका गुणनफल। उसके बाद में फिर ये इक्वल किसके होगा, बराबर किसके होगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी दोनों बराबर होंगे। तो अगर हम इसको समझें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको कैसे समझेंगे देखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक जो लिखा हुआ है 1:2, तो 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2, जो समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है ये। उसके बाद लिखा हुआ है 4:8, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं बराबर, और 4/8 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो अनुपात है 1:2 और 4:8 जो है ये बराबर होना चाहिए, तभी समानुपात बनेंगे, अदरवाइज समानुपात नहीं बनेंगे। तो हम जरा इसको देखते हैं। अब ये 1/2 है बराबर 4/8, इस तरीके से जब हम इसको लेके आएंगे तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, 8 को आप करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो 8 गुणे 1 आएगा बराबर, फिर आप क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। अब यहां पे आप देखिए ये 1 गुणे 8, ये क्या है, 1 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, तो ये है क्या, ये है बाह्य पद। ठीक है, ये है बाह्य पद। और जो 2 गुणे 4 है, ये वाला पार्ट जो है 2 गुणे 4, ये क्या है, ये बीच वाला है, ये मध्य पद है। इनका जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए, तभी समानुपात बनते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 8 एकम कितना आएगा, 8 एकम 8 आएगा बराबर, 4 दूनी कितना आएगा, 4 दूनी भी 8 आएगा। तो हमने देखा कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन से थे, ये बाह्य पद थे, इनका गुणनफल बराबर है किसके, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, यानी जो मध्य पद हैं ये, इनका जो गुणनफल है वो बराबर। तो हमने देखा कि 8 बराबर किसके हैं, 8 के। तो ये जो आपको ये नंबर्स लिखे हुए हैं अनुपात में लिखे हुए हैं, समानुपात में लिखे हुए हैं, किस में लिखे हुए हैं, समानुपात में लिखे हुए हैं। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछ देता है, यहाँ पे 8 की जगह पे x कर देगा, आपको बोलेगा कि x का मान कितना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। और इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समानुपात पर आधारित एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि क्या अनुपात 25 ग्राम, अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम, अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है। आपको बताना है कि क्या ये पूरा जो भी वैल्यूज दी गई हैं क्या समानुपात में है या फिर नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 25 ग्राम अनुपात में 30 ग्राम, तो सबसे पहले हम इसको ही सिंपल करेंगे, इसको ही सरल करेंगे। तो 25 अनुपात 30, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इसके बाद में जैसा कि हम जानते हैं इसको हम 25/30 लिख सकते हैं। और हमको पता है कि इसको हम काटेंगे 5 से और 6, इसका मतलब 25 और 5 छक्का 30, तो यहाँ पे 5/6 आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5:6। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। तो दूसरे वाले पार्ट में बोला गया था 40 किलोग्राम अनुपात में 48 किलोग्राम। इसको हम सरल करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 40 अनुपात 48 लिखेंगे। उसके बाद में इसको हम, इस वैल्यू को हम बटे में लिख सकते हैं, तो हम 40/48 लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि 8 से कट जाएगा, 8 पंच 40 होता है और 8 छंग 48 होता है, या इसको हम इस तरीके से 5:6 के अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो दोनों अनुपात हैं, कौन सा, 25 ग्राम 30 ग्राम और 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम, ये दोनों जो हैं ये समान हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों समानुपात में है, क्योंकि जो वैल्यूज आ रही हैं वो इक्वल हैं।
आपने देखा कि 25 ग्राम 30 ग्राम बराबर है किसके, 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको ओवरऑल कैसे लिखेंगे, 25:30, फिर लगाएंगे हम समानुपात का चिन्ह और क्या लिखेंगे 40:48। तो इस तरीके से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो वैल्यू दी गई थी ये समानुपात में है। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने इसका आंसर कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में इसका आंसर आ गया होगा कि दोनों अनुपात, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये बराबर है किसके, इस वाले पार्ट के बराबर है। यही हमको पूछा गया था। उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक प्रश्न का अभ्यास और करेंगे हम। तो इसमें कहा गया है कि क्या 15 सेंटीमीटर का 2 मीटर। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो यूनिट वो क्या है, मीटर में है। इसका मतलब जो यूनिट है वो चेंज है। और हम जानते हैं कि 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर हमें सरल करना है तो क्या करेंगे, हम 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर बोला है कि 10 सेकेंड, यहाँ सेकेंड दिया गया है यूनिट और यहाँ पे मिनट दिया गया है। इसको भी आप क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे सेम यूनिट्स में, सेम इकाइयों में, समान इकाइयों में इसको लेके आएंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या जो वैल्यूज दी गई हैं ये एक समानुपात बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि 2 मीटर है और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15:200 हम लिख सकते हैं। इसको हम सरल करेंगे तो 15 ऊपर और 200 नीचे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम काटेंगे। तो हम जानते हैं कि 5 से इसको अगर हम काटेंगे तो 5 तियां 15 और 5 चक्कू 20 और 1 0 तो 40, तो 3/40 आ गया है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 3:40 आ गया, क्योंकि 3:40 जो आया है यानी 3/40 आया है, ये अब नहीं कटने वाला है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो दूसरा वाला पार्ट था उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 10 सेकेंड था और कितना था, 3 मिनट था। ठीक है, यहाँ पे इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 मिनट था और हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड में दिया गया है तो हम दूसरी जो यूनिट उसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 3 और 60 सेकेंड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 6 तियां 18। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 180 सेकेंड। अब इकाइयाँ बराबर हो चुकी हैं। अब इसको हम सरल करेंगे। तो हम सिंपल करेंगे 10:180। उसके बाद इसको हम 10/180 लिखेंगे। इसको हम काटेंगे तो हमको पता है 10, 1 और 18, तो यहाँ पे 1/18 आएगा, यानी 1:18 आया है। और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि 1:18 3:40 के बराबर नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3:40 बराबर नहीं है किसके, 1:18 के। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं, जो ये अनुपात है, ये समानुपात में नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो समझ में आ चुका है तो आप आसानी से ऐसे कितने भी प्रश्न हो आप सॉल्व कर लेंगे। आप सभी के अभ्यास के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखेंगे, ताकि ये पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों ने सही इसका आंसर सॉल्व किया है। और अगर जो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो अगली वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा कि किस तरीके से इनका आंसर क्या क्या आएगा। और इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं समानुपात के अंदर जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, जैसे अनुलोम समानुपात क्या होता है और
प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, क्योंकि इन पर आधारित भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। अनुलोम समानुपात का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको समझते हैं, देखते हैं। मान लो मैंने एक मार्कर 10 रुपये में लिया, फिर मैंने दूसरा मार्कर लिया तो प्राइस 20 रुपये हो गया, फिर मैंने तीसरा मार्कर लिया तो प्राइस 30 रुपये हो गया। इसका मतलब कि एक मार्कर का और मूल्य का, यानी जो रुपए थे उनका अनुपात क्या है, 1:10। क्योंकि एक मार्कर का प्राइस कितना है, 10 रुपये है, तो इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 1:10 निकल के आएगा। ठीक है, उसी प्रकार मैंने 2 लिए तो अनुपात क्या बना, अनुपात तो वही रहेगा। एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। मान लेते हैं कि एक मार्कर का प्राइस कितना था, 10 रुपये था, तो अगर हम इसका अनुपात निकालें मार्कर का और उस प्राइस का मूल्य का अनुपात निकालें तो क्या निकल के आएगा, 1:10 निकल के आएगा। ठीक है, मैंने 2 मार्कर ले लिए तो मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये। ये तो कॉमन सी बात है, अगर आप कोई सामान एक 10 रुपये का है, उसी को आप 2 करेंगे तो 20 रुपये का होगा, उसी को आप 3 कर लेंगे तो 30 रुपये का होगा। तो मैंने 3 मार्कर ले लिए, 30 रुपये के हो गए। अगर मैं 4 मार्कर लेता हूं तो 40 रुपये के हो जाएंगे। इसका मतलब कि एक उसी अनुपात में, यानी जो मैंने पहले परचेज किया था इसी अनुपात में ये बढ़ता रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी मार्कर्स की, वैसे वैसे जो मूल्य है, जो पैसे हैं, वो बढ़ते रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं अनुलोम समानुपात, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आप देखें कि जो अनुपात कौन सा है, यानी इसी अनुपात 1:10 में ही वृद्धि होगी। जैसे अगर हम इसका निकालें 40, यानी 4 का अगर हम निकालें 40 से अनुपात क्या रहेगा, तो हमको ये मालूम है कि 4/40, तो 4 एकम और 4 दशामन, तो अनुपात क्या निकल के आएगा, 1:10। यानी उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है, वो चाहे जहां तक चली जाए, संख्या कितनी बड़ी हो जाए, रेशियो यही रहेगा। इसी को हम कहते हैं अनुलोम समानुपात। एक काम यहाँ पे और होता है क्या, कि जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में घटता भी है। जैसे सपोज मेरे पास 4 मार्कर थे जो 40 रुपये के मिले, अगर मैं एक वापस कर देता हूँ तो मेरे पास 3 बचे और जो मूल्य है वो कितना, 30 रुपये। मैं एक और वापस कर देता हूँ, मेरे पास 2 बचे, तो मूल्य कितना, 20 रुपये। मैं अगर एक और वापस कर देता हूँ तो 1 बचा और मूल्य कितना, 10 रुपये। इसका मतलब कि जिस अनुपात में वृद्धि हो रही थी उसी अनुपात में क्या हो रही है, कमी आ रही है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको अनुपात सेम मिलेगा। इसका मतलब ये अनुलोम समानुपात की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ जरा समझते हैं। जब 2 राशियाँ इस प्रकार हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो। अभी हमने देखा था कि एक राशि जब बढ़ रही थी तो दूसरी में क्या हो रहा था, एक बढ़ रही थी, 1 से 4 हुई, 1 से 4 तक बढ़ी और ये 10 से 40 तक बढ़ी, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में ही वृद्धि हो रही है। ठीक है, अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में कमी आए। जैसे हमने देखा कि ये 4 से 1 हो रही है और ये 40 से 10 हो रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे संख्या कम हो रही है वैसे वैसे उसी अनुपात में जो मूल्य है, जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यही होता है अनुलोम समानुपात। ठीक है, और जो प्रतिलोम समानुपात होता है, जिसको बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, वो इसका डायरेक्ट उल्टा होता है। इसका मतलब एक चीज़ में वृद्धि होती है, दूसरी चीज़ में कमी आती है, या एक चीज़ में कमी आएगी तो दूसरी में क्या होगा, वृद्धि होगी। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है। इसका मतलब कि डायरेक्टली सेम अनुपात में बढ़ता रहेगा। दोनों ही राशियाँ क्या होंगी, बढ़ेंगी या फिर घटेंगी, लेकिन उसी अनुपात में। तो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रतिलोम समानुपात के बारे में, और हम लोग जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इनके बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं, और आपके परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, यानी प्रतिलोम समानुपात की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक राशि बढ़ती है और दूसरी राशि घटती है।
इसमें ये रहता है, और अनुपात भी समान नहीं होता, मतलब उसी अनुपात से जो वृद्धि है और जो कमी है वो नहीं होती है, अनुपात भी चेंज रहता है, बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दो मजदूरों ने किसी काम को 10 दिन में समाप्त किया, किसी काम को समाप्त करने में 10 दिन लगा दिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे उस काम को 10 दिन से पहले ही फिनिश कराना है, कंप्लीट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं मजदूरों की संख्या को बढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 मजदूर और हायर कर लिए, और अब संख्या हो गई है 4, अब हैं 4 मजदूर, ठीक है, अब हैं 4 मजदूर। तो अब 4 मजदूर हो गए, तो जो काम 2 मजदूर 10 दिन में कर रहे थे, 4 मजदूर काम 10 दिन से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आप इजीली समझ जाएंगे कि 2 अगर 10 दिन लगा रहे हैं तो 4 हो गए, मतलब डबल हो गए, तो काम क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो अब 4 मजदूर 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर और हम देखें, अगर मुझे कार्य को और जल्दी कंप्लीट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, 1 मजदूर और हायर कर लूँगा। तो अब मजदूर कितने हो गए, मजदूरों की संख्या हो गई है 5, और कार्य जो है वो 5 से भी पहले अब 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा मजदूरों की संख्या होगी उतनी जल्दी क्या होगा, कार्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से 4 हुए, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर 6 से 7, इस तरीके से मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और कार्य जो है वो क्या होगा, वो जल्दी पूरा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे संख्या कम थी, यहाँ संख्या ज़्यादा हुई, यहाँ संख्या और ज़्यादा हुई, और यहाँ संख्या और ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ संख्या 10 थी, यहाँ पे उसकी आधी 5 बची, यहाँ पे 4 बची। इसका मतलब आप देख रहे होंगे कि एक तरफ एक राशि लगातार वृद्धि कर रही है और एक राशि लगातार क्या कर रही है, उसमें कमी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रकार का जो प्रोपोर्शन होता है, जो समानुपात होता है, उसको हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। इसका मतलब एक राशि में बढ़ी, एक राशि जब बढ़ेगी तो दूसरी वाली कम होगी और अनुपात समान नहीं होगा उनका, ठीक है। यदि अगर एक राशि क्या करेगी, कम होगी, तो दूसरी वाली बढ़ेगी। ये होता है प्रतिलोम समानुपात। इसमें आप लोग एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे, मैंने आपको एरो से समझाया हुआ है, ठीक है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको उन प्रश्नों के साथ में सॉल्व कराऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस पर आधारित है, ये अनुलोम समानुपात पर आधारित है या फिर ये प्रतिलोम समानुपात पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक बस 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब घंटे यानी समय और दूरी की यहाँ पे बात हो रही है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जो समय है और जो दूरी है उसका अनुपात क्या है, समय और दूरी का अनुपात रेशियो क्या है। 2 घंटे, समय को हम घंटे में लिखते हैं तो इसमें यहाँ पे हम घंटे लिख देंगे, ठीक है। और दूरी जो होता है वो किलोमीटर में होती है, ठीक है। तो समय कितना, 2 घंटे। 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय हो जाती है, तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को अनुपात में ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी चाल से वह 5 घंटे में, इसका मतलब समय 5 दिया गया है, 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, मान लेते हैं x दूरी तय करेगी। तो इस तरीके से अब हमारे पास में ये क्वेश्चन बन चुका है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप इतना अंदाज़ा लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको आसान करें, इसका अगर हम अनुपात निकालें, इसका अनुपात अगर हम निकालने का प्रयास करें तो क्या निकलेगा,
2:120 है, काटिए आप, 2 एकम 2 और ये 60, तो 1:60 आया। ठीक है, इसका मतलब अगर इसी अनुपात से वृद्धि हो रही है तो ये कैसा होगा, अनुलोम समानुपात होगा। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप तरीका समझ लीजिए। अगर अनुलोम समानुपात है तो हम क्या करेंगे, इसी क्रम में हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। जैसे इसको हम 2/5 बराबर 120/x, और यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो क्या होगा 2x, और ये फिर 120 × 5 करेंगे बराबर 12×5 = 60 होता है, तो कितना आ गया 600 आ चुका है ये। ठीक है, 600 आ जाएगा ये। अब इसको आप x की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर क्या आएगा, x बराबर 600 ऊपर जाएगा और नीचे 2 आएगा। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 से काटेंगे आप, कितना आएगा, x आपका आया 300, तो 300 आपका x आ चुका है। तो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 300 आप लिख देंगे। तो इसका मतलब कि 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती थी वो बस, और 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, 300 किलोमीटर तय करेगी। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे, 5 और 300 का आप अनुपात निकालिए, इसको सरल कीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, और ये तो 1:60, यानी इतना। जैसा हमने देखा था कि इसी अनुपात में लगातार क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन ये कैसा है, अनुलोम है या फिर प्रतिलोम समानुपात है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 300 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बस हरदोई से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चाल का और समय की बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है, यहाँ पे चाल की और समय की बात की गई है। तो चाल क्या है, 30 किलोमीटर, चाल किस में होती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। ठीक है, और समय घंटे में होता है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर की चाल वो कितने, 7 घंटों में तय कर लेती है। ठीक है, इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में, यानी समय दिया गया है 5 घंटे में, और आपको बताना है कि चाल कितनी होगी, 5 घंटे में किस चाल से दूरी तय करेगी। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्या दिया गया था, 2:120। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमने सरल कर लिया 1:60 में, तो जो अनुपात आया था वो 1:60 आया था। लेकिन इस केस में ये ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप 30 को 7 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन हो सकता है। तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं चाल x है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 30/x बराबर 7/5। हमने देखा था अगर अनुलोम समानुपात है तो जो वैल्यू दी गई थी हमने उन वैल्यूज़ को इसी क्रम में लिख लिया था। लेकिन अगर प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक वैल्यू को आप रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उलट देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, ये प्रतिलोम समानुपात का है। तो हम क्या करेंगे, हम 7/5 को 5/7 कर देंगे। तो इसको हम उल्टा करते हैं, उलट देते हैं। 30/x बराबर 5/7। अब ये उलट गया। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 5x बराबर, और ये कितना है 7 या 21 यानी 210। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा 210 बटे कितना आएगा 5। अब इसको आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, यहाँ बचा 10, 5 दूनी 10।
तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 42 क्या आया है किलोमीटर, 42 किलोमीटर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो 5 घंटे में कितना दूरी, 5 घंटे में कितनी चाल होगी, 42। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में दूरी तय करती है, और यहाँ पे फिर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 5 घंटे में ही दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो ये है कहानी इस क्वेश्चन की। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो यही इसका आंसर आ जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने समानुपात पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझा है और कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं आपको करने के लिए, कुछ हमने सॉल्व किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनुपात और समानुपात के संयुक्त मिश्रित प्रश्न होंगे, उनको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इसी क्रम में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस की जो 3rd सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखें उस प्लेलिस्ट को, और उसमें एक एक करके मैंने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट किया, आप लोग ज़रूर देखें। और मॉडल पेपर भी मैंने बनाए हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस करें, देखें, और इन सबको देखने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके मार्क्स भी अच्छे एग्जाम में आएंगे। और आप लोग वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।